Continuing in the chapter of locomotion and movement, in the fifth and final lecture today, we are going to talk about joints और various disorders जो कि हमारे locomotion movement chapter के अंदर given है NCERT में। अब बात आती है क्या joints की, तो joints क्या हैं? दो चीज़ों को join करने वाली चीज़ को आप joints कहोगे। अब joints जो है वो किस चीज़ को join कर रहा है, ये point of contact है पहली बात। किस किस चीज़ को ज्वाइन कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसके बीच में, बिटवीन द बोन्स, यानी बोन को बोन से जोड़ने का काम ये कर रहा है। और दूसरा क्या काम है इसका, बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, या फिर क्या है, बोन और कार्टिलेज के बीच में ये जॉइंट हमारा काम कर रहा है। तो जो जॉइंट्स हैं वो क्या हो गए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए किसके, हमारे बोन को जोड़ने के बीच में, यानी बोन्स के बीच में, या फिर किसी बोन और कार्टिलेज के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम लोग जॉइंट्स कह रहे हैं। अब जो जॉइंट्स हैं ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स हैं इनके लिए एसेंशियल हैं। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स, चाहे वो किसी के बोनी बॉडी पार्ट को मूव करवाना हो गया, इन्वॉल्विंग दी बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जॉइंट्स जो हैं एसेंशियल हैं सारी की सारी मूवमेंट्स के लिए इन्वॉल्विंग दी बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो जॉइंट्स होते हैं ये सारी की सारी जो हमारी मूवमेंट है, सारी टाइप की जो मूवमेंट है उसके लिए एसेंशियल है, और ये इन्वॉल्व करते हैं बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। लोकोमोटरी मूवमेंट्स जो हैं ये कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके लिए, यानी लोकोमोटरी मोशन के लिए भी, लोकोमोटरी मूवमेंट्स के अंदर भी जॉइंट्स का काम आना ही आना है। अब बात आती है क्या कि इनका रोल क्या है, तो इनका रोल है फल्क्रम की तरह एक्ट करना। यानी फल्क्रम का क्या मतलब होता है कि जो फोर्स जो हमारी मसल जनरेट कर रही है उसको मूवमेंट के थ्रू कैरी आउट करवाने में, यानी मूवमेंट को कैरी आउट करवाने में वो जो फोर्स है जो हमारी मसल जनरेट कर रही है, जो फोर्स हमारी मसल जनरेट कर रही है उस फोर्स के थ्रू कैरी आउट करवाना हमारी मूवमेंट को, ये किस जगह के थ्रू होगा, ये होगा जॉइंट्स के थ्रू। और इसीलिए हमने कहा कि जो जॉइंट है हमारा वो फल्क्रम का काम कर रहा है। अब बात आती है हम लोग अपने जॉइंट्स को क्लासिफाई कैसे करें, तो हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म के बेसिस पे हमारे जॉइंट्स को क्लासिफाई करते हैं तीन क्लासेस के अंदर। क्या क्या चीज़ें हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स जो है ये वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। जो मूवेबिलिटी है हमारे जॉइंट्स की वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और जॉइंट्स को इसी बेसिस पे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर तीन हिस्सों में बांटा है। फाइब्रस जॉइंट जो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट अलाउ कर देते हैं, यानी परमिट करते हैं हमारी लिमिटेड मूवमेंट्स को, और साइनोवियल जॉइंट जो कि हमारा क्या करता है, कंसिडरेबल मूवमेंट को, अच्छी खासी मूवमेंट को ये अलाउ करता है। पहला पॉइंट जो आपको ये याद रखना है कि फाइब्रस जॉइंट के अंदर, कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर और साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो परमिएबिलिटी है या परमिटिविटी कह लो, परमिटेंस कह लो, कितना अलाउ हो रहा है, तो फाइब्रस जॉइंट जो है वो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ये थोड़ी बहुत मूवमेंट होने देता है, साइनोवियल जॉइंट जो है वो अच्छी खासी मूवमेंट करवाता है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ये बात आती है कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है हमारी फ्लैट स्कल बोन्स के अंदर, जिसके थ्रू वो फ्यूज़ करती हैं एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स, जिससे हमारा क्रेनियम बनता है। तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ये क्या काम करता है, सूचर को बनाने का काम करता है, जिससे हमारा क्रेनियम बन रहा है। अब बात आती है क्या कि जो हमारी स्कल की बोन्स हैं वो कैसी हैं, स्कल की बोन्स भी हमारी फ्लैट हैं। तो ये अब कौन कौन सी बोन आपको एनसीईआरटी ने फ्लैट बताई, सबसे पहले बताया था कि स्टर्नम जो है वो फ्लैट बोन है, फिर उसके बाद बताया था कि रिब्स जो हैं वो फ्लैट बोन है, उसके बाद क्या बताया था कि हमारी जो स्कैपुला होती है, स्कैपुला वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है,
और अब क्या बता रही है एनसीईआरटी की जो स्कल की बोन्स हैं ये जो है आपकी फ्लैट बोन्स हैं। तो ये सारी फ्लैट बोन्स के बारे में एनसीईआरटी ने आपको मेंशन किया। अब सूचर्स किस में देखने को मिलते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स के केस में देखने को मिलते हैं। मूवेबिलिटी कितनी है इसकी? कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं होती। लोकेशन क्या है भाई? फ्लैट स्कल बोन्स जो है हमारी वो लोकेशन है। आप स्कल बोन्स के अंदर इस चीज़ को देख सकते हो। कैसे देखने को मिलता है कि एंड टू एंड फ्यूज़ कर जाते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, सूचर की फॉर्म में, सूचर जैसे टाँके लगा दी हों। और ये क्या फॉर्म करता है? हमारा क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होगा। सेकंड जॉइंट आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज की मदद से जोड़ी गई होती हैं। जो जॉइंट है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या आता है इसका, इसको भी ग्रीन से हाईलाइट करते हैं। बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो दो वर्टिब्राज हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है हमारा? ये कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट है। इसको हम लोग इस डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं कि ये हमारी एक वर्टिब्रा है और ये दूसरी वर्टिब्रा है। इसके बीच में ये कार्टिलेज हल्का हल्का ब्लूइश वाइट दिख रहा है, ये कार्टिलेज ही प्रेजेंट है। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ही प्रेजेंट हैं, हमें दिख रहा है। अब बात आती है क्या, वापस हम लोग अपने जॉइंट्स पे चलें तो एनसीईआरटी कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर फिर क्या बताती है? इसकी मूवेबिलिटी कितनी है? कि थोड़ी बहुत मूवेबिलिटी है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा बहुत आगे पीछे, थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट ही मूव कर सकते हो। फिर बात आती है साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट के अंदर इसके नाम से पता चल रहा है कि एक कैविटी है जिसका नाम है क्या? साइनोवियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। वापस से, जॉइंट का नाम है साइनोवियल जॉइंट, कैविटी का नाम क्या है? साइनोवियल कैविटी। फ्लूइड का क्या नाम है? हमारा जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका क्या नाम है? साइनोवियल फ्लूइड। और ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे साइनोवियल जॉइंट की कि इसके अंदर जो है एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी हमें देखने को मिलेगी। और ये कैविटी किसके बीच में होगी? दो हड्डियों के बीच में होगी जो आर्टिकुलेट कर रही हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी वापस से एक बार पहले इसको समझो क्या कह रही है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है दो हड्डियों के, उनके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होगी। हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो ग्लिनॉइड कैविटी यानी स्कैपुला के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। और हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है, इसके बीच में हमारा एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शोल्डर जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि इस तरीके से ये ग्लिनॉइड कैविटी जो है हमारे इस पे चढ़ी हुई होगी। हमारी ग्लिनॉइड कैविटी इसके ऊपर जुड़ी हुई होगी हमारे इसमें ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर हमारा कुछ इस तरीके से हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है एंटर्ड होगा। अब बात आती है क्या कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये इस तरीके से एक कैविटी को कंटेन कर रहा है। और वो कैविटी कंटेन कैसे होगी? ऑब्वियसली कोई ना कोई इसके अंदर जो है हमें मेम्ब्रेन वगैरह देखने को मिलती हैं जो, ताकि फ्लूइड जो है बाहर ना जाए। तो उसी चीज़ को हम लोग दिखा रहे हैं क्या कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस का क्या मतलब है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस का ये मतलब है कि जैसे ग्लिनॉइड कैविटी का वो सरफेस जो हेड ऑफ द ह्यूमरस से टच हो रहा है, वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो गया हमारी ग्लिनॉइड कैविटी का यानी स्कैपुला का। और हेड ऑफ द ह्यूमरस ये क्या है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस है हमारे ह्यूमरस का, क्योंकि ये टच कर रहा है ग्लिनॉइड कैविटी को। ये चीज़ बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या कि हमने एक और चीज़ गौर करनी है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना कि जैसे हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है ग्लिनॉइड कैविटी से जाके फ्यूज़ कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है दो हड्डियाँ आपस में चिपक गई हैं, नहीं, उन दोनों के बीच में खाली जगह प्रेजेंट है। जैसे अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं इसको कि जैसे हमारा ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड कुछ ऐसे होगा और ग्लिनॉइड कैविटी इतनी आगे रुक जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो है ये जॉइंट कैप्सूल होगा जो इसको कवर कर लेगा। और ये जो बीच में अब ये बच गया है, ये सब क्या है? हमारी साइनोवियल कैविटी है। इसके बीच में भरा होगा क्या? हमारा साइनोवियल फ्लूइड। इस तरीके से यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं क्या कि
इसके दोनों के हड्डियों के बीच में ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस ये रहा। इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। तो साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ टू बोन्स। इसका मतलब कि दोनों हड्डियां आपस में टच नहीं करती। ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन दोनों को टच करने से कौन रोक रहा है? ये साइनोवियल कैविटी रोक रही है। साइनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ टू बोन्स। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये कंसिडरेबल मूवमेंट को अलाउ करता है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ये काफ़ी सारी मूवमेंट्स के अंदर भी हेल्प करेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स को याद करना और ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो हमने ये पढ़ रखा है, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़ के आए हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के अंदर देखने को मिलेगा, यानी शोल्डर जॉइंट के अंदर हमें हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलेगा। सिमिलरली एसिटाबुलम और हमारे फीमर के हेड में क्या देखने को मिलेगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वहाँ पर भी यही देखने को मिला। अब बात आती है हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? हिंज जॉइंट आपको नी जॉइंट के अंदर देखने को मिलेगा। दरवाजे के अंदर जो कब्जे होते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में रहते हैं कि आपकी सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जो है मूवमेंट होनी है। ये कब्जे लगे होते हैं, दरवाज़ा आप सिर्फ एक डायरेक्शन में खोलते बंद करते हो, इस तरीके से ही ये चल पाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो नी जॉइंट है आप अपने नी को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे पीछे ऐसे कर पा रहे हो। अब इसी तरीके से आपकी एल्बो भी है, तो हिंज जॉइंट के दो एग्जांपल हो गए, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। पिवट जॉइंट का क्या एग्जांपल है? पिवट जॉइंट कहाँ पर आता है? आपकी एटलस और एक्सिस के बीच में। हम जब बात कर रहे थे वर्टिब्रास के बारे में कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसका नाम है एटलस, मैंने तभी आपको बताया था कि दूसरी वाली जो है उसका नाम होगा एक्सिस। तो ये C7 जो हमने पढ़ा था, C7 T12 L5 S1 C1, ये जो C7 है यानी सर्वाइकल की जो 7 हैं उसमें से पहली दो का क्या नाम है? पहली का नाम है एटलस, दूसरी का नाम है एक्सिस, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है उसका नाम है पिवट जॉइंट। फिर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है अब एक और कि ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारे कार्पल्स के बीच में। कार्पल कहाँ पर थे? हमारे रिस्ट जॉइंट में थे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आता है सैडल जॉइंट का। सैडल जॉइंट, अब आप हाथ में से थोड़ा और दूर चले जाओ, यानी रिस्ट से अब थोड़ा और आगे की तरफ जाओ, तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में है किसके? थंब के। ये एग्जांपल है हमारे सैडल जॉइंट का। तो सैडल जॉइंट का एग्जांपल क्या हुआ हमारा? कार्पल और मेटाकार्पल का, थंब का कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट। अब इस चीज़ को ना एक बार डायग्राम से मेरे समझो हम लोग क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, ये हमारा कंधा है, यहाँ पर कौन सा जॉइंट हमने देखा? ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के बीच में, ये था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर हमारा एल्बो जॉइंट आया, ये कैसा जॉइंट है? हमारा एल्बो जॉइंट कैसा है? हमारा हिंज जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ये हमारा हिंज जॉइंट हो गया। फिर रिस्ट के अंदर हम लोग कैसा देख रहे हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट देख रहे हैं, और उसके थोड़ा सा आगे हम लोग कैसा जॉइंट देख रहे हैं? हमारा ये था हमारा सैडल जॉइंट जो कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब में था। और अगर इधर हम लोग बीच में कुछ इमेजिन कर लें, यहाँ पर एटलस और एक्सिस के बीच में पिवट जॉइंट। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि हमारा पिवट जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच में, फिर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर हमारा हिंज जॉइंट, उसके बाद कार्पल्स के बीच में आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, और सैडल जॉइंट किसके बीच में? कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। फिर यही चीज़ आप यहाँ देखो कि ये कॉक्सल बोन थी, 3 से मिलके बन रही थी, IUM वाला इलियम, सैक्रम और प्यूबिस से, और इनके बीच में जो कैविटी बनती है फ्यूजन पे उसको बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलम। एसिटाबुलम से हमारा फीमर का हेड जाके जुड़ रहा है, तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट के बाद नी जॉइंट हमारा हिंज जॉइंट हुआ। टार्सल्स के बीच में कौन सा होगा? हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। और मेटाटार्सल और टार्सल के बीच में हमारा क्या आ जाएगा? हमारा सैडल जॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से यही चीज़ हमने यहाँ देख ली, तो इसको आपने एक पैटर्न से याद कर लिया तो आपको याद हो जाएगा इजीली।
फिर हम लोग मूव कर रहे हैं किसके ऊपर, डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। पहला डिसऑर्डर है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्या हमारा, मायस्थीनिया ग्रेविस। एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको 12th की एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस। रियूमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी क्या है, आर्थराइटिस हो रहा है। आर्थराइटिस का क्या मतलब होता है, किसी भी तरीके से इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाना, उसको हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। यही हमारी एक और बीमारी है। आर्थराइटिस का क्या मतलब, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। कोई भी बीमारी जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स देखने को मिलेगा, उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलेंगे। अगर ये आर्थराइटिस किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, जैसे गाउट की वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाउटी आर्थराइटिस बोलेंगे। या फिर एक टाइप अभी आपने यहाँ देख ली ऑटो इम्यून डिजीज़ की, जिसके अंदर हम लोगों ने बोला रियूमाटॉइड आर्थराइटिस है। अब बात आती है गाउट की, तो गाउट का क्या मतलब है कि गाउट का ये मतलब है कि यूरिक एसिड के क्या होता है, क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, और इसकी वजह से जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसी को हम लोग गाउट कहते हैं। यानी गाउट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो गए। ये कंडीशन क्या है, हमारी गाउट है, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो गया, यानी आर्थराइटिस हो गया, और उसको क्या बोलेंगे, गाउटी आर्थराइटिस बोलेंगे। फिर अगली कंडीशन आती है हमारी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब क्या, पोर्स हो जाना, छेद हो जाना। अब ये छेद किस वजह से होंगे कि भैया बोन का जो मास है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है। किस वजह से हो जा रहा है डिक्रीज़, क्योंकि जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो बोन मास को डिक्रीज़ करेगा, हड्डी जो है पतली और कमज़ोर हो जाएगी, तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर जो है इंक्रीज़ कर जाएंगे। ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो आपको क्या क्या पढ़ा दिया अब तक, हमने एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर बता दिया हड्डियों का जो ऑस्टियोपोरोसिस है, एक हमने जो है आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बता दिया जो मायस्थीनिया ग्रेविस है, एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है हमारा वो है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके बारे में आप ऑटो इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। फिर एक आता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा कि बच्चे के अंदर पैदाइशी ये कमी है, और उस वजह से प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो जा रही है स्केलेटल मसल की, और इसकी बीमारी का नाम क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फिर बात आती है हमारी लास्ट बीमारी, टिटैनी या टेटनी, अगर आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो वो आपकी मर्ज़ी। इसके अंदर क्या है, रैपिड स्पैज़म्स देखने को मिलेगा, यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी मसल्स के अंदर। किस वजह से, लो कैल्शियम की वजह से। इस चीज़ को याद रखना, लो कैल्शियम की वजह से। और लो कैल्शियम भी कहाँ पर, बॉडी फ्लूइड के अंदर। बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाने से रैपिड स्पैज़म्स देखने को मिलेंगे, यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, और उस कंडीशन को हम टिटेनी कहते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हमारे हड्डी से रिलेटेड है वो मायस्थीनिया ग्रेविस और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और एज रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो गया हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस। एज रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया हो।